हेलो दोस्तों, लक्ष्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया नया वीडियो मिलेगा आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे चला जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में, और आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम आपको शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का बेसिक, केमिस्ट्री का इतिहास, कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरू हुआ, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बता देते हैं कि आपका देखिए रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है। इसमें आप 10th 11th 12th जो भी होंगे कोई दिक्कत नहीं है, और सब कोई आप सीख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम कितना दूर तक आपको हम क्या समझा देते हैं। आज पूरा केमिस्ट्री का इतिहास हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन ही बताते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जिसको डिफिनेशन नहीं पता होता है, परिभाषा नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले हम आपको परिभाषा ही बताते हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, बनावट और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका केमिस्ट्री कहलाता है। आप देख लीजिए, ये डिफिनेशन जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड है। कह रहा विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, बनावट और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा? तो रसायन विज्ञान कहलाता है। अब जानते हैं कि कोई पदार्थ ले लेते हैं और उसका संगठन, जैसे हम यूरिया ले रहे हैं, तो ये देखिए यूरिया हो गया है। यूरिया का अनुसूत्र क्या होता है? CO और NH2 और के सफिक्स 2 होता है। तो ये संगठन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ का है। तो कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है और आपका हाइड्रोजन का है। इतना सारा चीज़ों का क्या है? ये आपका संगठन है। इसका संरचना भी यदि हम बनाते हैं तो ये जहाँ N देंगे, यहाँ H देंगे, यहाँ H देंगे, यहाँ C देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ H देंगे, यहाँ N देंगे, यहाँ H देंगे, और ये देखिए आपका यूरिया का संरचना हो गया है। उसके बाद में देख लीजिए यूरिया के बनावट कैसा होता है। तो यूरिया का बनावट आप लोग देखें, यूरिया खाद के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो गोल गोल जैसा होता है, जो आपका वाइट होता है, आप लोग देखे होंगे, वो पौधों को बढ़ाने में मदद करता है, पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। आदमी ऐसा नहीं कि नाटा रहेगा और इसका यूरिया का इस्तेमाल करेगा और लंबा हो जाएगा, तो पूरे लंबा हो जाएगा। इसलिए ये पौधों में दिया जाता है, यूज़ किया जाता है यूरिया का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका गुण क्या होता है? यानी फसलों को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे आपका कोई धान है, जैसे गेहूं है, आप ये सब फसलों में क्या करते हैं? यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका रसायन विज्ञान का डिफिनेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो आप देख सकते हैं हम इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद से हम आपको आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति जानते हैं कि कहाँ से हुआ है। तो प्राचीन काल में मिस्र देश को केमिया के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में मिस्र देश को केमिया के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ये देखिए केमिया, प्राचीन काल में मिस्र देश को केमिया के नाम से जाना जाता था। और केमिया में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी को केमी कहा जाता था। ये देखिए केमी, प्राचीन काल में मिस्र देश को केमिया के नाम से जाना जाता था, और केमिया में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी को केमी कहा जाता था। और रसायन विज्ञान का उद्भव इसी केमी शब्द से हुआ, जो आगे चलकर केमिस्ट्री कहलाया। यानी कि बहुत सारे रसायनज्ञों ने सबसे पहले काले रंग की मिट्टी में रासायनिक पदार्थों का खोज किया था। तो काले रंग की मिट्टी का तात्पर्य क्या है? उसमें बहुत सारा धातु निकला था, बहुत सारा तत्व निकला था। जैसे तत्व में जैसे सोना, चांदी, जैसे आपका लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। तांबा का विकास आप सोच के देखिए, 6000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सबसे पहला तांबा धातु का इस्तेमाल किया था, यानी प्रयोग किया था, खोज किया था। तो आप सोच सकते हैं, तो ये आपको देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो प्राचीन काल में मिस्र देश को केमिया के नाम से जाना जाता था, और केमिया में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी को केमी कहा जाता था। और रसायन विज्ञान का उद्भव इसी केमी शब्द से हुआ, जो आगे चलकर केमिस्ट्री कहलाया। चलिए अगला हम जान लेते हैं। प्राचीन केमिस्ट्री का अध्ययन केमी टीचिंग कहलाता था। याद रखिएगा, प्राचीन केमिस्ट्री का अध्ययन केमी टीचिंग कहलाता था, केमी टीचिंग। जबकि आधुनिक में इसका अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है, केमिस्ट्री। प्राचीन केमिस्ट्री का अध्ययन केमी टीचिंग कहलाता था, जबकि आधुनिक में इसका अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। प्राचीन केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता था? तो प्राचीन केमिस्ट्री का जनक कनाद मुनि को कहा जाता था, जो कि भारत के थे। और जबकि आधुनिक केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेबोजियर।
याद रखिएगा, लेबोजियर को कहा जाता है। तो प्राचीन केमिस्ट्री का जनक कनाद मुनि को कहा जाता था, जबकि आधुनिक केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता था। तो हम आपको फिर से बोल देते हैं कि सबसे पहले केमिस्ट्री, हमने कहा कि केमिस्ट्री क्या है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, बनावट और उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद में हमने कहा कि केमिस्ट्री का विकास कहाँ से हुआ, तो प्राचीन काल में मिस्र देश को, मिस्र की राजधानी काहिरा है, प्राचीन काल में मिस्र देश को केमिया के नाम से जाना जाता था और केमिया में पाए जाने वाले काले रंग की मिट्टी को केमी कहा जाता था। और रसायन विज्ञान का उद्भव शायद उसी केमी शब्द से हुआ जो आगे चलकर केमिस्ट्री कहलाया। उसके बाद में हम जानेंगे कि प्राचीन केमिस्ट्री का अध्ययन केमी टीचिंग कहलाता था, जबकि आधुनिक केमिस्ट्री का अध्ययन केमिस्ट्री कहलाता है। उसके बाद में जानेंगे कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक किसका पता चला, तो यूरिया का। प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का पता चला। यूरिया याद रखिएगा, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का पता चला, जिसका अणुसूत्र होता है CONH2 के सफिक्स 2 होता है। ये आपको कितना बार एग्जामिनेशन 12th में भी पूछ चुका है। तो ये देखिए यूरिया का पता चला जिसका अणुसूत्र होता है CONH2 के सफिक्स 2। ये है देखिए आपका यूरिया खाद वाला बात कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले जब कार्बनिक यौगिक को नहीं पता लगाया गया था तो उस समय बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि कार्बन है या नहीं है, आपका प्रकृति में है या नहीं है। लेकिन आज सोच के देखिए कि प्रयोगशाला में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का पता चला और आज कार्बनिक यौगिक 4 से 4.5 लाख यौगिक हो गया है। यानी लगभग में हम बोल रहे हैं इतना सारा हर चीज़ में, खाने पीने वाला जो भी सामान है उसमें देखिएगा आपका कार्बन पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में हमने कहा कि परिभाषा में देखिए आपका पदार्थ आया, ये देखिए पदार्थ। तो पदार्थ किसको हम कहते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिन वस्तुओं का पता लगाते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। एकदम बिल्कुल शॉर्ट में हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, तो ज्ञान इंद्रियां कितना है, तो 5 है, जिसमें हम देखिए नाक हो जाएगा, आँख हो जाएगा, ये देख सकते हैं नाक आँख हो जाएगा, जैसे जीभ हो जाएगा, जैसे आपका त्वचा हो जाएगा, ये देखिए आपका त्वचा हो गया। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, और एक चीज़ और बच रहा है, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, और फिर बच रहा है आपका कान। ये देखिए ज्ञान इंद्रियां हैं। तो ज्ञान इंद्रियां 5 होता है, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, कान। अब जानते हैं पदार्थ किसको कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु को नाक से सूंघकर, आँख से देखकर, जीभ से रसास्वादन कर यानी चख कर, त्वचा से स्पर्श कर और कान से सुनकर जिन वस्तुओं का पता लगाते हैं उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं नाक से कैसे सूंघ के पता लगाते हैं। जैसे कोई अगल बगल के यहाँ ठेकुआ खमौनी बन रहा होगा, पूड़ी बन रहा होगा, मिठाई बन रहा होगा, तो आपके एकदम सेंट आ जाता है कि नहीं तो चिकन मटन बन रहा होगा, मछली बन रहा होगा, तो आपको देखिए नाक से सूंघ लेते हैं, अच्छा कहने तो लगता है चिकन मटन बन रहा है। तो देखिए वो उस पदार्थ को आपने नाक से पता किया। आँख से देख करके यदि कोई वस्तु सामने है तो आप उसको देख करके पता लगाते हैं कि लड़का है, लड़की है, किताब है, कॉपी है, कलम है, वो सब आपका पदार्थ है। जीभ से जब भी कोई पदार्थ को आप खाते हैं तो खाने के बाद आप जैसे चखते हैं तो चखते हैं तो कहते हैं अच्छा खट्टा लगा, तीखा लगा, नमकीन लगा, नमक कम है, ये सब आपका जीभ से पता करते हैं उस पदार्थ को। उसके बाद त्वचा से कैसे हम पता कर लेते हैं, तो त्वचा से जैसे आप सोच के देखिए कि यदि जो आप चलते हैं तो चलने के बाद आपको गर्मी लगने लगता है तो आप समझिए कि आपका क्या है, ये देखिए आपका त्वचा से पता चला। ठंड लग रहा है, त्वचा से पता चला। अच्छा, रात में सोए हुए हैं और यदि आप सोच के देखिए आपका कोई चींटी जो है वो चढ़ करके आपका पैर में काटे, हाथ में काटे, कहीं पर काटे, तो आपका त्वचा से ही पता चलता है कि अच्छा कुछ काट लिया है, कुछ ढूक रहा है, ऐसा भी पता चलता है। तो ये देख लीजिए आपका त्वचा से भी हम पता कर लेते हैं। आप सोच के देखिए कान से सुन करके हम कैसे पता करते हैं। तो कान से सुन करके हम पता करते हैं, जैसे कोई बाहर में यदि कोई आवाज़ लगाता है, डीजे बजता है, तो हम पता कर लेते हैं कि डीजे का आवाज़ है, बैंजो का आवाज़ है, अंग्रेजी बाजा की आवाज़ है। ये सब देखिए हम लोग कान से सुन करके पता करते हैं, किसी भी पदार्थ को पता लगाते हैं। तो पदार्थ क्या होता है, हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिन वस्तुओं का पता लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हम पदार्थ कहते हैं। अब आप सोच के देखिए, हमने ये सामान्य उदाहरण दे करके बताया। अब जैसे अंधेला में भी हम क्या करते हैं, अपने त्वचा से पता लगा लेते हैं बहुत सारा चीज़ों को। अंधेला में यदि मान लीजिए पूरा लाइट नहीं है और हम यदि चल रहे हैं और यदि कोई हमसे लड़की टकरा जाए या कोई औरत टकरा जाए तो फिर भी हमको पता चल जाएगा कि ये औरत है कि लड़की है। अब कैसे पता चलेगा, वो आपको खुद पता होना चाहिए कि कैसे पता चलेगा। ये त्वचा से हम लोग पता कर लेंगे,
ऐसा पता चल जाएगा। तो पदार्थ हमने जान लिया कि पदार्थ क्या होता है। हम अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जिन वस्तुओं का पता लगाते हैं उसको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? तो पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? तो पहला है, देख लीजिए, आपका भौतिक रूप, इसको हम कहते हैं फिजिकल फॉर्म। और दूसरा क्या होता है? रासायनिक रूप, और इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल फॉर्म। ये देखिए आपका रासायनिक रूप। अब देख लीजिए, भौतिक रूप किसको कहा जाता है? जिसको हम टच कर सकते हैं वो भौतिक रूप होगा, यानी फिजिकल फॉर्म होगा। और जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं वो आपका केमिकल फॉर्म होगा। जैसे कंप्यूटर में होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं, और जिसको हम टच नहीं करते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो उसी ढंग से आप देख लीजिए, भौतिक रूप जिसको हम टच करते हैं तो भौतिक रूप, और जिसको हम नहीं टच कर पाते हैं तो उसको हम कहते हैं रासायनिक रूप। और भौतिक रूप को, पदार्थ के भौतिक रूप को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है, देखिए, ठोस, दूसरा है आपका द्रव, तीसरा है आपका गैस, चौथा है आपका प्लाज्मा, ये देख लीजिए आपका प्लाज्मा, और फिर 5वां है आपका बीईसी, ये देखिए बीईसी, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ठोस क्या होता है। जब कोई पदार्थ जैसे एकदम वैसे रहेगा, एकदम हिले डोलेगा नहीं, तो आप समझिए वो ठोस है। जैसे ईटा, पत्थर, एकदम कुछ नहीं हिले डोलेगा, एक घुन भी नहीं हिले डोलेगा, तो आप समझिए वो ठोस है। द्रव किसको कहते हैं? जब कोई पदार्थ थोड़ा सा हिले डोलेगा, थोड़ा सा हिले डोलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। जैसे पानी, तेल, घी, दूध, आटा, ये संबंध देखिए आपका कोची में आ जाएगा, ये आपका द्रव में आ जाएगा। गैस किसको कहते हैं? जो पूरा हिले डोलेगा उसको हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। जो पूरा हिले डोलेगा उसको हम गैस कहेंगे। जैसे एलपीजी गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। आप देखिए वो पूरा हिलता डोलता है, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए, जो एकदम कुछ नहीं हिले डोलेगा ठोस, जो जरी मनी हिले डोलेगा द्रव, और जो पूरा हिले डोलेगा उसको हम गैस कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा हम, जिसका आयतन, आकार, भार तीनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। द्रव किसको कहते हैं? जिसका आयतन और भार निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है, द्रव कहलाता है। गैस किसको कहते हैं? जिसका आयतन और आकार अनिश्चित होता है परंतु भार निश्चित होता है, वो गैस कहलाता है। आप सोच के देखिए, गैस सिलेंडर में आप सोच के देखिए कि 5 केजी गैस है, तो उसमें आयतन और भार निश्चित रहेगा, आयतन और आकृति अनिश्चित रहेगा, लेकिन भार जो रहेगा ना वो निश्चित रहेगा। 5 केजी है तो 5 केजी, यदि आप दूसरा चीज़ में भी डाल दीजिएगा ना तो वो 5 केजी रहेगा। ऐसा नहीं कि हाँ उसमें बढ़ जाएगा चाहे घट जाएगा, ऐसा है। अब जानते हैं प्लाज्मा अवस्था क्या होता है। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था है, वो भी भौतिक रूप का चौथा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या है? ये गर्मी से संबंधित है। जब किसी गैस को 10 के पावर 8 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है तो वो पदार्थ क्या होता है? आयन में टूट जाता है, और आयन में टूटने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है आयन के चारों ओर घूमने लगता है, और यह प्रक्रिया प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। ये देखिए, ये चीज होता है सूर्य में, क्योंकि हाइड्रोजन का ही सूर्य बना हुआ है, और हाइड्रोजन टूट करके हीलियम में बदलता है, और यहीं पर से ही एक जगह पर जलते रहता है, और यहीं से ये ऊष्मा बाहर निकलता है। इसको नाभिक के संलयन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन का टूट करके हीलियम में बदलना, ये प्लाज्मा अवस्था है। दूसरा डिफिनेशन और भी देते हैं, जब कोई पदार्थ को इतना टेम्परेचर दे देंगे, इतना टेम्परेचर दे देंगे ताकि वो पदार्थ बिल्कुल घुल जाए, एकदम द्रव अवस्था में बदल जाए, मतलब कोई भी पदार्थ जिसका जितना क्वांटनांक होता हो, इतना टेम्परेचर देंगे ताकि उतना लेवल पर वो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तो उस अवस्था को हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये गर्मी से संबंधित है। जैसे आपका नेट हो गया, जैसे खखार हो गया, आप खखर खखर के बिकते हैं, रात में सोते हैं और सुबह में उठते हैं, आप खखार बिक रहे हैं, नेट बिक रहे हैं, वो सब आपका प्लाज्मा अवस्था में आएगा। ये सब प्लाज्मा के कारण ही होता है। जो देखिएगा कितना खखर कर के एकदम खूब एकदम डोकर के बिकते रहता है। आप लोग देखेंगे बूढ़वन के, देखिए बुढ़ियन के, ये सब में ज़्यादा होता है। तो ये देखिए प्लाज्मा अवस्था हो गया। उसके बाद में आता है बीईसी अवस्था। ये बीईसी अवस्था क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ को -273 केल्विन के ताप पर ठंडा करते हैं तो उसका घनत्व घट जाता है। जब किसी पदार्थ को -273 केल्विन के ताप पर ठंडा करते हैं तो उसका डेंसिटी घट जाता है। इस अवस्था को हम कहते हैं बीईसी अवस्था। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, इसमें पहला बी जो है सात्यंदर बॉस है, और यह आपका आइंस्टीन कॉन्डेंसेट का मतलब ठंडा होता है, यानी ये ठंडा करने से संबंधित है। प्लाज्मा अवस्था गर्म से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सात्यंदर बोस ने बतलाया था कि जब कोई पदार्थ को, जब दो आपस में टकराते हैं, दो पदार्थ को आपस में टकराते हैं तो वो उसका जो गति होगा, उसका जो चाल होगा, प्रकाश की चाल से ज़्यादा नहीं होता है। तो सात्यंदर बॉस जो है आइंस्टीन के पास आकर के कहा,
तो आइंस्टीन ने भी हाँ भर दिया कि ऐसा होता है। तब देखिए आइंस्टीन भी कितना ईमानदार था, उसने कहा कि अच्छा भाई ई इसने बताया है पहले, तो इसका नाम हम पहले रख देते हैं। इसीलिए सत्येंद्र बोस का नाम पहले रखा, आइंस्टीन बाद में रखा। अब आइंस्टीन देखिए ये ठंडा करने से संबंधित बतलाया कि जब कोई पदार्थ को -273 केल्विन के ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। इस अवस्था को BEC अवस्था कहते हैं। तो ये देख लीजिए आपका प्लाज्मा अवस्था हो गया और ये BEC अवस्था हो गया। अब जानते हैं हम लोग, तो ये देख लीजिए पदार्थ का दो रूप है, भौतिक रूप और रासायनिक रूप। अब हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक रूप। अब रासायनिक रूप किसे कहा जाता है, वो सिर्फ हम खाली जो बोल रहे हैं उसको आप बढ़िया से सुनना है। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं हमारे शब्दों को सुन करके। तो रासायनिक रूप को कितने भागों में बांटा गया, तो रासायनिक रूप को दो भागों में बांटा गया है। एगो होता है शुद्ध और एगो होता है अशुद्ध। यानी जो पदार्थ शुद्ध में आएगा वो शुद्ध हो जाएगा और जो पदार्थ अशुद्ध रहेगा वो अशुद्ध में आ जाएगा। और शुद्ध को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एगो होता है तत्व और एगो होता है आपका यौगिक। ये देखिए आपका तत्व और यौगिक। देखिए कितना बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है केमिस्ट्री पढ़े ले आ गया है और उसको ना तो पीरियोडिक टेबल पता है, ना तो उसको कुछ तत्वों का ज्ञान है, ना तो अणु पता है किसको कहते हैं, ना तो परमाणु पता है किसको है। और वो आकर के केमिस्ट्री पढ़ रहा है, रिएक्शन करवा रहा है, उसको क्या खाक समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको। अणु, परमाणु, तत्व, संकेत, धातु, अधातु ये सब का उसको ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के वो केमिस्ट्री पढ़ेगा तो उसका रिएक्शन सारा कुछ हो जाएगा। हम आपको एक एक करके सारा कुछ हम बताएंगे। तत्व क्या होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है वो तत्व कहलाता है और इसको हम काट बांट छाट नहीं सकते हैं, ये तत्व हो गया। अब तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में बांटा गया है। एगो होता है देखिए धातु, एगो होता है देखिए अधातु और एगो होता है देखिए आपका उपधातु। ये देखिए धातु, अधातु और उपधातु। आप वीडियो छोड़ करके भागिएगा नहीं, पूरा जितना भी हम बता रहे हैं वो सब पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आप सुन लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा कि हाँ आपने क्या सुना। बहुत कम समय में आपको हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आज सिर्फ, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आगे भी बढ़ा करके इसको बताएंगे। तो धातु किसको कहते हैं, इसमें धातु के डिफिनेशन नहीं होता, अधातु के भी डिफिनेशन नहीं होता है, ये सब का गुण होता है। तो धातु जो होता है साधारणतः चमकदार होता है और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये सब देखिए गुण लिखाता है। धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो ये धातु कहलाता है। उसके बाद में धातु में तनन क्षमता पाया जाता है, धातु में आघात वर्धन्यता पाया जाता है, जिसको हम पीट करके चदरा बना सकते हैं, जिसको हम टान करके लंबा कर सकते हैं। ये सब आपका धातु के गुण हुआ। इसमें चमक इसलिए पाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो देगा उसमें चमक आएगा और जो लेगा उसमें चमक नहीं आएगा। तो अधातु क्या होता है, ये ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी सुचालक नहीं होता है। और ये क्या होता है, इसमें यह आघात वर्धन्य नहीं होता है, यानी इसको पीट करके चदरा नहीं बनाया जा सकता है, इसको हम खींच करके लंबा नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका हो गया कौची अधातु। उपधातु किसको कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु। उसको हम क्या कहते हैं, उपधातु। चलिए हम धातु पहचानेंगे कैसे, तो आपका आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, जितना वर्णन है ऐसे 119 गो है। तो जितना आपका आप सोच के देखिए कि ये धातु को हम कैसे पहचानें। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो आप समझिएगा कि धातु रहेगा। अब ये बाह्यतम कक्ष क्या होता है, ये आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम आपको सारा कुछ बता देंगे। अधातु को कैसे पहचानेंगे, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आप मानिएगा कि वो आपका अधातु है। ये देखिए आपका अधातु आपको मान लेना है कि अधातु है, तो अधातु हो जाएगा। आप कहिएगा सर 4 वाला रहेगा तो क्या करेंगे, तो जब किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 4 रहेगा तो वो उपधातु के श्रेणी में आएगा। वो प्लस भी बनाएगा और माइनस भी बनाएगा। जैसे कार्बन है तो कार्बन के ऊपर देखिए +4 भी होता है और -4, यानी कार्बोकैटायन भी होता है और कार्बो एनायन भी होता है, यानी कार्बन लेता भी है और देता भी है इलेक्ट्रॉन को। तो ये चीज़ भी याद रखना है। अब जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की टोटल संख्या कितना है। तो ये देखिए धातुओं की संख्या कहीं कहीं 91 रहता है, कहीं कहीं 94 रहता है। अधातुओं की संख्या कितना रहेगा, तो अधातुओं की संख्या कहीं कहीं 20 रहता है। यदि 91 रहेगा तो 20 अधातु और यदि 94 रहेगा तो ये 17 अधातु रहेगा। और उपधातु की संख्या कितना है, तो ये 7 होता है, ये देख सकते हैं। तो धातु में कुछ कुछ के हम उदाहरण भी देते हैं, अभी हम बताएंगे सबके उदाहरण। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब धातु में आएगा। और जितने भी गैस आता है, गैस टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 11 गैस है। तो 11 गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, तो देखें नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया,
फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। उसके बाद में देख लीजिए आपका हाइड्रोजन हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है। उसके बाद में आपका देख लीजिए और क्या घट रहा है, हीलियम घट रहा है। हमको लग रहा है कि ये हीलियम 11 गैस है टोटल, 11 गैस याद रखिएगा। आधुनिक अवस्था में टोटल 11 गैस है। उप धातु 7 होते हैं जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का ज़्यादा यूज होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, मोबाइल चिप्स, मोबाइल पिन, ये सामान जितना भी आता है सब में उप धातु का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है, चलिए हमने तत्व पढ़ लिया, धातु अधातु उपधातु ये सब पढ़ लिया। इसमें चमक इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब जानते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, जो एक से अधिक तत्व मिलता है तो वो कहलाता है आपका यौगिक। एक से अधिक तत्व मिलेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो यौगिक कहलाता है। एक से अधिक तत्व मिलेगा तो क्या कहलाएगा, यौगिक। यौगिक जैसे देख लीजिएगा, SiO2 यौगिक हो गया, CO यौगिक हो गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल यौगिक हो गया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल यौगिक हो गया। यौगिक दो प्रकार के होता है। एक होता है आपका देख लीजिए कार्बनिक यौगिक होता है, तो ये देखिए आपका हो गया कार्बनिक यौगिक। उसके बाद में और कौन सा यौगिक होता है, कार्बनिक, और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। ये देख लीजिए अकार्बनिक यौगिक होता है। तो ये अकार्बनिक यौगिक हो गया है, तो ये अकार्बनिक यौगिक हो गया। तो कार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन रहेगा वो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा, मतलब नहीं, कार्बन नहीं रहेगा, उसको हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखिए ये समन यौगिक है, इसमें तो कार्बन है ये नहीं है, ये दोनों में तो अकार्बनिक हो गया। इसमें देखिए तो CO2 CO CH4 ये समन में देखिए C2H6 ये समन में देखिए कार्बन है। तो जिसमें कार्बन रहेगा कार्बनिक यौगिक, और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए, एक से अधिक तत्व मिलेगा यौगिक बनेगा, और यौगिक दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा कार्बनिक यौगिक कहलाएगा, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं रहेगा उसको हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप समझते जाइए, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान से यदि 1 बार 2 बार 3 बार करके यदि आप देखेंगे आपको पूरा याद हो जाएगा। अशुद्ध को कितने भागों में बांटा गया है, तो अशुद्ध को 1 भागों में बांटा गया है। और एक वो होता है इसमें मिश्रण, ये देखिए मिश्रण है। अब मिश्रण किसको कहते हैं, एक से अधिक यौगिक या एक से अधिक पदार्थ मिल जाएगा तो वो मिश्रण हो जाएगा। अब जैसे नमक मिला दें, पानी मिला दें और चीनी मिला दें, नमक पानी चीनी, तो मिश्रण हो जाएगा। बालू पानी नमक मिश्रण हो जाएगा, बालू पानी नमक दूध मिश्रण हो जाएगा। तो ये देखिए अशुद्ध में है, इसका कोई शुद्धिकरण नहीं है। अब मिश्रण 2 प्रकार के होता है, एगो होता है समांगी मिश्रण और एगो होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होता है और एगो होता है विषमांगी मिश्रण। अब जानते हैं ये समांगी मिश्रण क्या होता है और जानते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, वैसा मिश्रण जो जब 2 पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उसका कण दिखाई नहीं देगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे पानी और चीनी, जब हम पानी और चीनी को फेंट देते हैं, बढ़िया से मिला देते हैं, तो इसका कण दिखाई नहीं देगा, तो समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जब 2 पदार्थों को आपस में या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और उसका कण दिखाई देगा तो उसको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे हम पानी बालू मिला देंगे तो उसमें देखिए बालू के कण दिखने लगेगा, तो वो समान विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे पानी और कीचड़ मिलाएंगे, कीचड़ जो मछली उछली मारते हैं और हिड़ करके धर के मारते हैं, तो उसमें देखिएगा कुछ देरी के बाद कीचड़ मिल जाएगा उसमें, तो देखिए एकदम पूरा कीचड़ दिखेगा। फिर कुछ देरी के बाद देखिएगा कीचड़ सब बैठ जाएगा, फिर पानी खाली जनाता है। तो आप देखिए इसको याद रखिएगा, पानी और बालू को मिला देंगे तो उसका कण दिखेगा, तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो चलिए हमने पूरा पदार्थ पढ़ा दिया। पदार्थ के 2 फॉर्म है, भौतिक फॉर्म और रासायनिक फॉर्म। भौतिक फॉर्म के 5 भागों में बांटा गया, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा BEC सबके डिफिनेशन दिए। रासायनिक रासायनिक रूप को 2 भागों में, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के 2 भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। तत्व के 3 भागों में बांटा गया, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है तत्व। और यौगिक भी हम आपको बता दिए, जो एक से अधिक तत्व मिलते हैं यौगिक कहलाते हैं। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। फिर अशुद्ध वाला में मिश्रण आता है, मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। जब 2 पदार्थ आपस में मिलेगा उसका कण दिखाई देगा
तो हमने कहा कण नहीं दिखाई देगा तो समांगी, और जिसमें कण दिखाई देगा तो विसमांगी। इतना देखिए आपका हो गया है। उसके बाद में हम आपको सारा जितना भी हमने कहा कि धातु गैस तो हम आपको बताइए दिए हैं। धातु में जैसे मान लिया जाए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे पूछेगा, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये देखिए जैसे आयरन हो गया, जैसे जेडन जिंक हो गया, ये समझ देखिए आपका हो जाएगा। एजी हो गया, जैसे एयू हो गया, ये समझ देखिए आपका होता है। अब जैसे आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये आपका एचजी हो जाएगा। ये देखिए लिथियम हो जाएगा, ऑस्मियम हो जाएगा, ये सब देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन। उसके बाद में जैसे हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, ये देखिए आपका जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, ये देख लीजिए रेडॉन हो जाएगा, पीटी प्लेटिनम हो जाएगा। ये सब देख सकते हैं। ये सबन सब आपका तत्व है, और ये सबन का भी ऑब्जेक्टिव आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिसमें हम CO ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, LPG ले लेते हैं, ये देखिए LPG, और CNG ले लेते हैं। ये सब देखिए आपका जितना भी है उसको आप 1-2 मिनट, एकदम भागिएगा नहीं, 1-2 मिनट आप समय दीजिए, इसका हम सारा ऑब्जेक्टिव बता देंगे, टोटल क्लियर। तो सबसे पहले आवर्त सारणी में हम आपको बता चुके हैं कि कितना धातु और कितना अधातु है। तो आवर्त सारणी शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं पहले शुरू आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक पूछेगा कि के है, तो मोजले 1913 में दिया था। उसके बाद में पहले पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो डोबेराइनर ने दिया था। वो प्रयास किया था 1529 ईस्वी में, यानी कि आवर्त सारणी को बनाने के लिए, पर उससे बना नहीं। तो त्रिक सिद्धांत क्या होता है हम आपको अगले क्लास में हम बताएंगे, अगला वीडियो में बताएंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव जो बोल रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है। त्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो डोबेराइनर। कहेगा अष्टक सिद्धांत किसने दिया, तो न्यूलैंड्स। ओकर बाद में वो बनाने का प्रयास किया था न्यूलैंड्स ने 1863 से 66 तक 3 साल लगा उसको सोचने समझने में, फिर भी अष्टक सिद्धांत दिया। 1869 ईस्वी में फिर आया मेंडलीव। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जब दिया गया तो उसमें क्या था कि 7 आवर्त दिया और 9 वर्ग दिया था, 7 आवर्त और 9 वर्ग दिया था, याद रखिएगा मेंडलीव। और आवर्त सारणी के वास्तविक जनक मेंडलीव को ही कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोजले को कहा जाता है। मेंडलीव का फ्लॉप क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने मतलब तत्वों को सजाया था, लेकिन उसने खाली बॉक्स छोड़ दिया था, बहुत सारा बक्सा को छोड़ दिया था आवर्त और वर्ग में, ताकि आगे तत्व जब खोज होगा तो उसमें भर सकते हैं। लेकिन मोजले जो है उसने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया, उसने 7 आवर्त और 18 वर्ग दिया, और उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया है। और मोजले वाला हम लोग आज पीरियोडिक टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये देखिए आपका जो सोडियम है तो ये सबसे मुलायम होता है और कुछ चमकदार भी होता है, और इसको हम चाकू से काट सकते हैं। वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं हाइड्रोजन को हटा करके सभी को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन ये सोडियम देखिए सबसे ज़्यादा मुलायम होता है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद में आता है देख लीजिए आपका लिथियम। लिथियम क्या होता है, सबसे हल्का धातु होता है, और लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं क्योंकि वर्ग 1 में आता है। और वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग 1 के तत्वों को हम क्षारीय धातु कहते हैं, और वर्ग 2 के तत्वों को हम क्या कहते हैं, मृदा क्षारीय धातु कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, याद रखिएगा। मैग्नीशियम, हरी पत्ती में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है, तो ये देखिए कैल्शियम। आपका रक्त में क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन की कमी से कौन बीमारी होता है, एनीमिया रोग होता है। सांप के विष में क्या पाया जाता है, तो जिंक पाया जाता है। सांप के विष में बहुत कम मात्रा में 3% के रूप में पाया जाता है, 0.6% के रूप में 0.6% जिंक पाया जाता है। एजीज, विद्युत का सबसे अधिक चालन करने वाला धातु ये चांदी है। यदि जो आप पायल चाहे कोई चांदी का यदि आप पहन लीजिए उसके बाद करंट लगे, देखिए अपने आप बिना स्टेप के डांस करने लगेगा। सबसे ज़्यादा जो होता है ना विद्युत का चलन करने वाला ये एजी होता है। सबसे अधिक धातु में जो होता है तनन क्षमता ये गोल्ड का होता है, याद रखिएगा। यानी 1 ग्राम में 1-2 किलोमीटर तक इसका तार बनाया जा सकता है सोना का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो होता है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना, याद रखिएगा सोना। बाकी और भी जैसे आयोडीन अधातु में जो होता है चमकदार होता है। हमने कहा अधातु साधारणतः चमकदार नहीं होते, लेकिन आयोडीन जो होता है अधातु होते हुए भी चमकदार है। ये देख लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन पानी का शुद्धिकरण करने में प्रयोग करते हैं क्लोरीन का। उसके बाद में फूलों का कलर गायब होता है इसमें क्लोरीन के कमी कारण। उसके बाद में आंसू गैस में प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन में प्रयोग किया जाता है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मुख्य रूप से ओजोन परत का जिम्मेवार कारक की क्लोरीन है। फ्लोरीन की कमी से आपका क्या होता है, दांत खोड़हर हो जाता है। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता किसको कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता उसे कहते हैं जब कोई तत्व जब कोई तत्व के पास वैसी क्षमता जब किसी दूसरे तत्व को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता रखता हो, यानी अपनी ओर खींचने की क्षमता रखता हो, उसको हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है। हमने कहा अच्छा, जितने भी धातु होते हैं सब ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं, और अधातु जो होता है और वो ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, Hg धातु है, Hg धातु है, और धातु को पता लगाने के लिए भी हम बताए हैं Hg धातु होते हुए भी और ये किस अवस्था में पाया जाता है? हमने कहा ठोस अवस्था में पाया जाता है साधारणतः धातु, लेकिन Hg द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये क्रिप्टॉन यौगिक नहीं बनाता, और जेनॉन जो होता है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस टोटल कितना है? जैसे आपका हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है, 6 गो अक्रिय गैस है। उसमें से सबसे अधिक जो अक्रिय गैस जेनॉन सबसे ज़्यादा आपका यौगिक बनाने का काम करता है। रेडॉन जो होता है, ये रेडॉन सबसे भारी अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन मतलब कि किस में पाया जाता है? यानी वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन और प्लस हीलियम का प्रयोग कर दिया जाता है। वाहनों के टायरों में भरने के लिए बैलेंसिंग के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर दिया जाता है। और नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट, कुरकुरा के पैकेट, ये सब में भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और देख लीजिए सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तब प्लेटिनम को कहा जाता है। आर्गन बल्ब में भरा जाता है, वो आपका है आर्गन। जो पहला उजरका वाला बॉल आता था उसमें आर्गन। उसके बाद में आता है नियॉन। नियॉन क्या होता है? नियॉन ये झालर में जो आपका आर्गन जो गैस है वो तो पाया जाता है, वो आपका बल्ब में पाया जाता है। नियॉन गैस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में पाया जाता है, प्रचारक बोर्ड में। जब कभी जंक्शन वगैरह पर जाते हैं या फिर वीवो, ओप्पो कहीं पर भी देखिएगा लगा हुआ रहेगा तो उसमें लाइट जलते रहता है, तो वो उसमें नियॉन गैस रहता है। या फिर कोई जंक्शन पर देखिएगा पूरा हरा लाल पीला से लिखाते रहता है, तो वो बोर्ड में नियॉन गैस रहता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हाइड्रोजन है। कितना परसेंट? लगभग 80% सूर्य में पाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो आपका 78% होता है। दूसरा आवर्त सारणी का दूसरा सबसे हल्का तत्व हीलियम है, और जिसका प्रयोग गोताखोर लोग करता है, जैसे ऑक्सीजन और प्लस हीलियम का प्रयोग करता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम, जब ज़्यादा अंदर जा रहा होगा गोताखोर तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का प्रयोग करेगा, और यदि जो मीडियम साइज में जा रहा होगा तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का प्रयोग करता है। ये देख सकते हैं ये गोताखोर लोग जो आपका समुद्र में जो जाते हैं अंदर। और हीलियम जो होता है दूसरा सबसे हल्का गैस होता है, और ये गुब्बारा में भरा जाता है हीलियम गैस, और वायुयान के टायरों में हीलियम और प्लस नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। लिथियम के बारे में बता चुके हैं, सबसे हल्का धातु है, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो वाहनों से निकलने वाली धुआं, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाया जाता है, ये हो गया। सिगरेट के धुआं, उसमें पाया जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी सिगरेट को पीने से ज़्यादा हानिकारक उसका धुआं लेना है। बहुत सारा मूर्ख लोग क्या करते हैं हुड़ुक लोग, कि कोई सिगरेट पी रहा है वहाँ पर बगल में खड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं, तो वो सिगरेट के धुआं लेना बहुत खतरनाक होता है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली धुआं होता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। अब फूली हुई रोटी, अब फूली हुई ब्रेड और फूली हुई केक में पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और आग बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है, ये देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आग बुझाने में बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर में जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं तो उसमें से आपका रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? आग बुझाने में मदद करता है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत गैस है। और एलपीजी किसका किसका मिश्रण है? तो ये इथेन का मिश्रण है और प्लस प्रोपेन का मिश्रण है, ये देखिए प्रोपेन का प्लस, और ब्यूटेन का मिश्रण है, ये देखिए ब्यूटेन का प्लस इथाइल मरकेप्टन का मिश्रण है। इथाइल मरकेप्टन, ये देख लीजिए इथाइल मरकेप्टन का मिश्रण है। तो देख लीजिए इथेन
प्रोपेन। इथेन के फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। प्रोपेन के फार्मूला C3H8 होता है। ब्यूटेन के फार्मूला C4H10 होता है। और इथाइल मरकैप्टन के फार्मूला C2H5SH होता है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन ज्वलनशील होता है, इसमें 80% पाया जाता है लगभग, यानी 70 से 80% ब्यूटेन खाली पाया जाता है। और लाइटर में जो जलाते हैं उसमें ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन लाइटर में, जिससे फक्साना जल जाता है। और इथाइल मरकैप्टन काहे रहता है? इथाइल मरकैप्टन जब गैस वगैरह लीकेज कर जाएगा ना, तो उसको सुगंध पता कैसे चलेगा? इसीलिए उसमें इथाइल मरकैप्टन डाल दिया जाता है, ताकि लीकेज करेगा तो उसमें पता चलेगा। अब जानते हैं CNG गैस। तो CNG गैस क्या होता है? इसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, और इसका प्रयोग वाहनों में किया जाता है। अभी हमारा भारत में बहुत कम प्रचलन में है, जबकि अमेरिका इस समय सब गाड़ी उड़ी जो है लगभग CNG से ही चलता है। ये किसका मिश्रण है? तो मीथेन का मिश्रण है। ये देखिए, मीथेन और फिर इथेन, और उसके बाद में होता है प्रोपेन। मीथेन, इथेन, और ये होता है आपका प्रोपेन। ये तीनों का मिश्रण है। तब मीथेन के फार्मूला क्या होता है? तो CH4। इथेन का देखिए यहाँ लिख दिए हैं, और प्रोपेन का भी देखिए लिखा हुआ C3H8। जिसमें से सबसे अधिक मात्रा में कहेगा CNG में कौन पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और मीथेन जो होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाला जो गैस होता है ना, उसमें पाया जाता है मीथेन गैस। ये आपका मीथेन गैस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये CNG गैस जो होता है आपका वाहनों में प्रयोग किया जाता है। हम आपको बहुत कम समय में आपको हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवा दिए हैं। यदि जो आप 10वां के विद्यार्थी होंगे, 11th क्लास के होंगे, 12th क्लास के होंगे, तो ये आपका बेसिक काफ़ी कारगर होगा। अगला वीडियो में जब हम आपको बनाएंगे तो आपको और बेहतर ढंग से आपको बताएंगे। तब तक के आपको हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप जो है चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इधर उधर शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।